चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं हम लोग। आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, यानी कि जो आपका फोर्थ चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, यानी कि मैंने पढ़ा रखा है आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो मैं बोलूंगा अभी। ठीक है, तो वही चीजें हम लोगों को पढ़नी है यहाँ पर आज। अभी शुरू करते हैं एक बार, जस्ट वेट फॉर। नोटबुक सबके पास हो, ठीक है, साथ साथ राइट डाउन करते रहेंगे सभी। बस अभी लो ये सर फेयर में लिख लें। स्क्रीन सबको क्लियर दिख रही है भाई? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया काम किया है। इस काम के लिए क्या तारीफ करूं, जल्दी मिटा दो इसको। थोड़ा और करो आदिका, मैं देखता हूँ, रुक जाओ एक बार, मैं रिकॉर्डिंग तो रोक देता हूँ। जैसे ही मैं स्टॉप शेयरिंग करूंगा स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। कोई बात नहीं, एक बात तो है, पावर दिखा दे, है ना। और चलो वो और दूसरी चीज, एक चीज और। अभी जो हुआ है कल, हाँ तो सर इसके अंदर ये मैंने अगर ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है ना, तो सर सी हो जाता है ऑप्शन वो, जब हम रिजल्ट को वो करते हैं सर रिव्यू। मेरे साथ भी होता है, सर मेरे साथ भी होता है। सर भाई मैंने तो एक बात स्क्रीन बोलूं, रिकॉर्ड कर ली। गगन एंड आरुष, मैं सर बहुत बात- सारे बच्चे हैं मेरी ऐसे। बात सुन लो, मैं क्लियर कर रहा हूँ भैया। मेरा बेटा खुद आरपीएस में पढ़ता है, ठीक है, ओके, सेकंड क्लास में है मेरा बेटा। कैंपस प्रो से उसके भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। सर ठीक? मेरा भी भाई सेकंड में है। हाँ, तो सर उसने भी दिया है, मुझे पता है सर, सही जाता है। सर ठीक मेरे है पास सर। फोटो भी है, मैं भेज दूंगा। उसके बाद सर रिव्यू मेरे जो पास करते हैं उसके बाद हम लोग, भाई आप पता है क्या कर रहे हैं, गलती कहाँ है, गलती बताता हूँ। आप लोग क्या करते हैं कि पहले आपने मान लीजिए ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको ये लगा कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, तो आप वहीं की वहीं उसको ऑप्शन नंबर 2 कर देते। नहीं, पहले अपना आंसर क्लियर करो, क्लियर आंसर, उसके बाद उसको ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक करो। सर मैंने तो कुछ चेंज भी नहीं किया था, कि अगर मेरे को लगा कि ऑप्शन ए है सर तो। मैंने भी चेंज नहीं किया। कोई यस बात नहीं, सर। जब अपनी वो शिकायत जो है ना, वो तो कंप्यूटर ही जानता है, हम तो नहीं जानते। सर मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड सर कर ली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। अभी शुरू करते हैं ना गगन, ठीक है। यस सर। सर उसकी वजह से हमेशा कम हो जाते हैं। गगन शुरू सर करते अगर हैं, कोई बात नहीं, ओके सर। है ना। देखिए भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे पहली बात जो मैं बोल रहा हूं, देखिए क्या, एटम के बारे में, ठीक है। तो एटम के बारे में आप लोगों ने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, वही चीज, ये ज्यादा वैसा हो जाएगा। एटम जो है आपने क्या पढ़ रखा है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which takes part in chemical reactions, which takes part in chemical reactions and may or may not have independent existence, and may or may not have independent
एग्जिस्टेंस, और उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है कि हो। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था इसके बारे में, ठीक है। तो आगे आज हम लोग वही चीज जो एक पीछे पढ़ी थी, मैं स्क्रीन थोड़ी है ना ब्लैक सी कर देता हूँ, अदरवाइज क्लियर दिखेगा नहीं। बस वेट करें 1 मिनट। ठीक है, तो अब जो है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा है, ये लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था आपको, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मैंने कहा इस चैप्टर का बेसिक से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था भैया? सबसे पहला पॉइंट वहां पर हमने पढ़ा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। कि एटम जो है वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको आप लोग तोड़ नहीं सकते। एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था, वो पढ़ा था क्या? कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। कि एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो? कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑलवेज different in all respects। respects are always, यहां पर सही कर लेना मिस्टेक थोड़ी सी। हाँ, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑलवेज सेम इन ऑल रेस्पेक्ट। कि सेम एलिमेंट के एटम जो है वो सेम ही होंगे सभी रेस्पेक्ट में, मतलब प्रॉपर्टीज में, दैट इज शेप, मास, ओरिएंटेशन वगैरह, उन सब में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट जो बोला गया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, वो क्या बोला गया था? कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सर ये तो सर आपने करा दिए। तभी तो दोबारा कराना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर ऑलवेज डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। भैया ये पूरा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है, इसलिए मैंने ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पीछे पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं इसके बारे में। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 5 क्या था? कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म compounds and their ratio is simple whole number ratio। ठीक है, कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, और उन कंपाउंड्स में एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो क्या बताया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये बताया कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है, पहली बात। दूसरा बताया कि एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो।
तीसरा क्या बोला कि सेम एलिमेंट के अगर एटम है तो वो सेम ही होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। उसके बाद बोला गया एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं, और वो कंपाउंड जो है एलिमेंट एक दूसरे के साथ उसमें किस में रहते हैं, सिंपल बॉन्ड नंबर रेशियो में रहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं अगली बात पर आते हैं यहाँ पर। तो अगली बात क्या है, मैं इस चैप्टर के लिए अभी कुछ चीज लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखनी है इस पूरे चैप्टर में। दैट इज क्या, इस चैप्टर में जो जो डिस्कवरी आती है, ठीक है, और उन सभी डिस्कवरीज के जो डिस्कवरर हैं, मतलब कौन सी डिस्कवरी और किसने उसको डिस्कवर किया, यानी किसने उसके बारे में बताया। ठीक है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, उसको देख लेना, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो क्या है सबसे पहली डिस्कवरी जो है, दैट इज इलेक्ट्रॉन के बारे में, या फिर इसे हम लोग कैथोड रेज बोल सकते हैं, ये पढ़ेंगे आप अभी आगे। कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके अंडर जाती है, तो किसके अंडर जाती है, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। सेकंड जो है दैट इज प्रोटॉन या फिर एनोड रेज, प्रोटॉन या फिर एनोड रेज, इसकी जो डिस्कवरी है वो ई गोल्डस्टेन को जाती है, ई गोल्डस्टेन। नंबर 3, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक ने की थी। इसमें कुछ समझाने का भी आया नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ डिस्कवरी लिख रहा हूं और उनके डिस्कवरर के नाम लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आया एटॉमिक न्यूक्लियस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक न्यूक्लियस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो जिसने किया उसका नाम क्या है, उसका नाम है रदरफोर्ड। ठीक है, डिस्कवरी नंबर 5, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिस एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को करने वाला था R.A. मुलिकन। करने वाला कौन था, R.A. मुलिकन। ठीक है, नंबर 6 लिखता हूं, एटॉमिक ऑर्बिट। सर्कुलर के बारे में, कि एटॉमिक ऑर्बिट सर्कुलर होता है, ये जिसने बताया उसका नाम था नेल बोहर। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिट, एटॉमिक ऑर्बिट जो बताया कि इलिप्टिकल होता है, वो बताया किसने, वो बताया समरफील्ड ने। ठीक, 8वां। उसके बाद कहता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। एक चीज आएगी अभी इस चैप्टर में, दैट इज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में जिसने बताया उसका नाम था हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल। एक होती है उसके बाद आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी,
तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में जिसने बताया उसका नाम था मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, इन्होंने जो है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। डिस्कवरी नंबर 10 जो है दैट इज क्लासिकल वेव थ्योरी। क्लासिकल वेव थ्योरी ये जो है ये किसने बताया? ये दी जेम्स मैक्सवेल ने। ठीक है, उसके बाद क्वांटम थ्योरी, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसके बारे में जिसने बताया उसका नाम था मैक्स प्लैंक। ठीक है, ये 11 डिस्कवरी जो है वो यहाँ पर आई हैं और इन 11 डिस्कवरीज के नाम मैंने आपको बता दिया है। एक सेकेंड रुकिए। मैक्स प्लैंक तक हो गया, 11 डिस्कवरी तक। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें से कुछ डिस्कवरी जो है वो आपकी 9th क्लास में नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं कि आप लोगों के काम आ जाएगा आगे भी। उसके बाद है डिस्कवरी नंबर 12, दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी की थ्योरी के बारे में जिसने बताया उसका नाम था आइंस्टाइन। उसके बाद 13 एक्सरे के बारे में जिसने बताया उसका नाम था विलियम रॉन्स्टन। ठीक है, ये 13 डिस्कवरीज हैं जो आपको याद रखनी है, काम आएंगी आपके हमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं एक नोट लिख रहा हूं और वो नोट क्या लिख रहा हूं? वो नोट है कि नेल बोहर जो है was the first person, वो पहला आदमी था। नेल बोहर was the first person who used quantized word। एक वर्ड आएगा बाद में क्वांटाइज्ड, तो उस क्वांटाइज्ड वर्ड को यूज करने वाला सबसे पहला पर्सन नेल बोहर था टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटाइज नाम का वर्ड सबसे पहले नेल बोहर ने दिया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं कितना टाइम बचा हुआ है भाई? सर 11 मिनट। 11। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, हो जाएगा। उसके बाद कहता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट क्या था कि आपने कहा एटम, डाल्टन क्या कहता है कि एटम इंडिविजिबल है, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बोला गया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है। एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे हम लोग उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं।
known as सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटसेट्रा। एटसेट्रा क्यों लिखा? क्योंकि भैया आप लोगों ने सुना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी होते हैं, मीजॉन्स होता है, बोसॉन्स होते हैं, काफी पार्टिकल होते हैं आपके, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करें तो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, आपने कहा था कि एक एलिमेंट को ना तो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मैं उसके लिए लिख रहा हूं, डाल्टन कह के चला गया था वो चीज कि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी changed into atoms of other element by ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलते, केमिस्ट्री में बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन दैट इज ये फिनोमिना था रेडियो एक्टिविटी का, कि रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना के द्वारा एक एटम को दूसरे एटम के अंदर चेंज करते हैं ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस से। तीसरा, उसके बाद आपने बोला था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, कि सेम एलिमेंट के एटम जो होंगे वो सेम प्रॉपर्टीज होगी उनकी। तो उसके लिए आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी पीछे, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप में याद कीजिए एटॉमिक नंबर सेम होते थे बट मास नंबर अलग अलग होता था, ठीक है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट in one or more respects, ठीक है। दैट इज क्या? आइसोटोप्स। आइसोटोप, आइसोटोप में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करें, चौथा जो है दैट इज क्या? कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different element can be same in one or more respects। क्लास ओवर हो गया, चल रही है? सर चल रही है अभी। सर Atoms of different element can be same in one or more respects, that is क्या? आप लोगों ने पढ़ा था आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या था? डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम क्या था? सेम मास नंबर, ठीक है। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में क्या सेम थे? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या कहता है कि भैया डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो भी सेम हो सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज में, और हो सकता है कि सेम एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हो कुछ प्रॉपर्टीज। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का वो पॉइंट वहां पर खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सर एक सेकंड रुक जाओ सर, वो ऊपर का थोड़ा सा बच गया। बस ये पॉइंट लिख देता हूं फिर ऊपर ही चल। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म compounds, their ratio may be simple or complex, ठीक है। कि एटम जो है वो कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, वो रेशो सिंपल भी हो सकता है और वो रेशो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मैं ऊपर चल देता हूँ, जिसने नहीं लिखा वो लिख लीजिए बस।
गगन अग्रवाल यस बोलिए। सर। यस सर। सर एक बार डिस्कवरीज दिखा दो। है जी, सर डिस्कवरीज। डिस्कवरीज। यस सर। और ऊपर सर बस एक और। है, सर एक और 5th देखना है बस। बस यस सर। यहाँ तक सबने राइट डाउन कर लिया, बाकी सबने? यस सर। यस सर। कोई अटका हुआ हो पीछे अभी नहीं लिखा यस हो सर। तो? क्योंकि आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग आज नहीं मिलेगी, सैटरडे के बाद मिलेगी, इसलिए पूछ रहा हूँ, बता दो। सर नीचे करो वो हैं? आइसोटोन्स आइसोटोन्स आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, लो भाई। राइट डाउन कर लिया सबने? नो सर लास्ट पॉइंट। नो सर। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग नेक्स्ट सेशन जब होगा उसके बाद मिलेगी, ठीक है? सर सेकंड एंड फर्स्ट पॉइंट दिखा दो। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई एक बार, यहाँ तक का जितना नहीं उतारा वो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, सर। स्क्रीनशॉट ले लो। नो सर, मैं यस कुछ सर, पूछ ले रहा गया हूँ। सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में राइट डाउन कर लेना। सर कंप्लीट हो गया। हो फर्स्ट गया पॉइंट सबका? भी दिखा दो। हो गया सबका? यस सर। नहीं हुआ हो तो अपने आपस में एक दूसरे से मांग लेना, ठीक है? ओके। सर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कई साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी भाई, इसलिए जैसे जैसे आते गए, सर मतलब नहीं मेन नाम किसी के पीछे नहीं है, जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे बताते गए। जैसे ये डिस्कवरीज जो है ना, डिस्कवरीज, यस सर। जो डिस्कवरीज जो बताई गई हैं वो सब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर आती है। तो जैसे जैसे डिस्कवरीज पता चलती गई वैसे वैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी गलत प्रूव होती गई, है ना भाई? ओके सर। ठीक यस है, सर। तो ये चीज थी। एनोड रेज की बात करेंगे। लास्ट टाइम आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ लिया था, ठीक है? आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज की बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक? जो भी बच्चा अब अगर मीटिंग से लेफ्ट हो जाए तो मेरी बात सुने। जैसे राहुल नायक जी, वीडियो नाम म्यूट कीजिए अपने आपको, मैं कर देता हूँ आपको लोगों को। ठीक है, जो बच्चा मीटिंग से लेफ्ट हो जाए गलती से अपने आप से, वो बच्चा मेरे पास मैसेज कर देगा, क्योंकि बिना मैसेज के मेरे को पता नहीं चलेगा कि आप लोग मीटिंग से लेफ्ट हो चुके हैं, ठीक है? और मीटिंग के बीच में जिसका वीडियो हुआ मैं उसको रिमूव कर दूंगा, पहले बोलो। लास्ट टाइम जो है वो आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ लिया था, ठाकुर सर ने पढ़ा दिया था आप लोगों को। आज हम लोग जो है वो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज की बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, ठीक है? जैसे आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ा था, उसी तरह से डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज है।
1 मिनट वेट करें, सिर्फ 1 मिनट बस। जैसे आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ा था, वैसे ही डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज है। ठीक है, सबसे पहली बात डिस्कवरी ऑफ कैथोड एनोड रेज के बारे में जो आती है, यही आती है कि डिस्कवरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, गिवन बाय गोल्डस्टेन। कि डिस्कवरी जो है वो गोल्डस्टेन के द्वारा की गई थी इन 1886। 1886 में ये जो डिस्कवरी है वो गोल्डस्टेन के द्वारा की गई थी। इसने भी वही डिस्चार्ज ट्यूब लिया था अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। इसने भी उसकी तरह से वही जो आपने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में पढ़ा था, इसमें भी आप लोगों को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही पढ़ना है, बशर्ते सिर्फ चेंज क्या है कि उसने कैथोड की जगह पर परफोरेटेड कैथोड यूज किया था। परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है कि वो कैथोड जिसमें होल्स हो। उसने जो कैथोड यूज की थी उसमें होल्स हैं। चलिए तो हम लोग बनाते हैं पहले एपरेटस। जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था आपने एपरेटस बनाया होगा, वैसा ही एपरेटस हम लोग दोबारा से बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, 60 सेंटीमीटर की एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। ठीक है, उसके दोनों एंड क्या कर दिए जाते हैं, सील कर दिए जाते हैं। ठीक, इस एंड पर उसने इस बार क्या लगा दिया, एनोड लगा दिया। एनोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर उसने परफोरेटेड कैथोड लगाई। परफोरेटेड कैथोड का मतलब होता है वो कैथोड जिसमें क्या हो, होल्स हो, नेगेटिव। ठीक है, और उसको उसने एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। HVB का मतलब होता है हाई वोल्टेज बैटरी। उसको एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। इसमें साथ में इसमें क्या लगाया जाता है, वैक्यूम पंप लगाया जाता है। और वो वैक्यूम पंप क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हम लोगों को प्रेशर कम करना होता है। क्योंकि आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा कि गैसेज जो है वो नॉर्मल प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। ठीक है, गैसेज जो है वो नॉर्मल प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो जब उसने हाई वोल्टेज अप्लाई करी तो वो क्या देखता है, मेरी बात ढंग से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग बोलना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसने क्या करा, एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर लिया। हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट करने के बाद वो क्या देखता है कि भैया कैथोड रेज तो जनरेट हो रही है वैसे ही जैसे पहले हो रही थी। ठीक है, कैथोड रेज तो वैसे ही जनरेट हो रही है। मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, कैथोड रेज तो वैसे ही जनरेट हो रही है जैसे पहले हो रही थी। जब उसने प्रेशर कम किया तो वो क्या देखता है, कैथोड रेज तो वैसे ही जनरेट हो रही है जैसे पहले हो रही थी। ठीक है, अब वो क्या देखता है, वो उसने एक नई टाइप की रेज जो है वो ऑब्जर्व करी, जो कैथोड रेज के होल से पास हो रही है। उसने एक नई टाइप की रेज ऑब्जर्व करी जो कैथोड रेज के होल्स से पास हो रही हैं, एनोड साइड से आती हुई लग रही हैं। और कहां से पास हो रही है, कैथोड रेज के होल्स से। उसने इन रेज को नाम दिया एनोड रेज। ठीक है, एनोड रेज, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कैनल रेज। कैनल रेज क्यों बोला गया, कैनल रेज इसलिए बोला गया क्योंकि ये बिकॉज these rays are passed through the canals of perforated cathode। कि परफोरेटेड कैथोड जो है उसके कैनल्स से वो रेज जो है वो पास हो रहे हैं। कैनल्स मतलब जो उसमें खाली जगह हम लोगों ने दी है वो। ठीक है, तो मैं फिर से बोलता हूँ कि क्या किया गया, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया 60 सेंटीमीटर की, दोनों साइड सील कर दी।
एक एंड पर उसने एनोड लगा दिया, दूसरे एंड पर उसने परफोरेटेड कैथोड लगाया। ठीक है, हमने डिस्चार्ज में पढ़ा होगा कि परफोरेटेड कैथोड जो कैथोड था वो यहाँ से लगाया था। अब हम लोगों ने परफोरेटेड कैथोड को यहाँ पर लगाया है, क्या करने के लिए, थोड़ा मॉडिफाइड करने के लिए कि हम लोग दूसरी कोई रेज हो उसको ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो क्या देखता है वो, on passing high voltage between the इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब वो हाई वोल्टेज अप्लाई करता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, he observed a new type of rays. He observed a new type of rays coming from the anode. Were coming from the anode. ठीक है, उसको दिख रहा है, उसको लग रहा है कि रेज जो है वो कहां से आ रही है, एनोड एंड से आ रही है, एंड passed through the canals of perforated cathode. और कहां से पास हो रही हैं, कैथोड रेज के कैनल से पास हो रही हैं, एंड प्रोड्यूस्ड। अब कहता है पता कैसे चला, तो देखिए जब आप लोगों ने प्रेशर बहुत ज्यादा कम कर दिया था तो आपने एक फ्लोरिसेंस पढ़ा होगा वहां पर कि भैया एक एंड पर आप लोगों को, यहाँ पर आपको लाइट जमी हुई दिखती है, मतलब ब्राइटनेस दिखती है जब आप लोग प्रेशर बहुत कम कर देते हैं। इसे हम लोगों ने बोला था फ्लोरिसेंस, याद हो तो आप लोगों को जब आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पढ़ा था तो क्या हो गया ये फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस मतलब जैसे आपके सामने कोई दीवार है, ठीक है, आप उस दीवार पे पत्थर फेंक के मारोगे, दीवार पे निशान हो जाएगा। अब अगर कोई वहां से देखेगा उस दीवार को तो उसको पता चलेगा कि पत्थर कहाँ से आया होगा, सामने आया होगा। अब अगर आप लोगों को यहाँ पर निशान दिख रहे हैं तो आप लोग बोलेंगे कि रेज जो आ रही होंगी वो कहाँ से आ रही होंगी, सामने से आ रही होंगी। ठीक है, तो इसलिए उसने बोला कि रेज जो है वो कहाँ से आ रही है, एनोड से आ रही है, एंड पास थ्रू द कैनल्स ऑफ परफोरेटेड कैथोड एंड प्रोड्यूस्ड fluorescence on the opposite glass wall। अपोजिट ग्लास वॉल का मतलब क्या, अपोजिट ग्लास वॉल का मतलब है कि एनोड से अपोजिट। ये देखिए, ये मैं फिर बता रहा हूं, ये क्या है, आपका एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड। कौन सा कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, तो उसने अपोजिट ग्लास वॉल्स पर यहां पर उसने एक लाइट देखी है। अब कहता है कि एक सेकेंड, अगर कोई बच्चा शायद रिमूव हो गया, एक सेकेंड, जस्ट वेट 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 मेरे को कोई बच्चा नहीं दिख रहा है भैया। मैंने तो बल्कि वेटिंग रूम भी डिसेबल कर दिया था कि आप लोग आराम से, कोई बच्चा हो तो ज्वाइन कर लेना। वीडियो ऑन हो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये बच्चे जो वीडियो ऑफ करके बैठ गए हैं। एंड अरोनिमा स्क्रीनशॉट ले लेना जो जो बच्चे प्रेजेंट हो, ठीक है, और मेरे पास भेज देना बाद में। अपोजिट ग्लास वॉल। अब कहता है देखिए यहाँ पर मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, ये ग्लास वॉल पर लाइट देखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इस स्क्रीन को कोट करते हैं, कोटेड करते हैं, मतलब कवर करते हैं, कोटेड विद जिंक सल्फाइड। इस स्क्रीन को जिंक सल्फाइड से कोटेड करते हैं ताकि हम लोग देख सकें
उस लाइट को। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते टाइम जब आपको स्क्रीन पे कुछ देखना हो तो आप उस स्क्रीन को जिंक सल्फाइड से कोट करते हैं, ठीक है। ग्लास वॉल कोटेड with जिंक सल्फाइड, ठीक है। अब कहता है इन रेज को उसने क्या बोला, मैंने अभी आपको बताया, इन रेज को उसने बोला these rays were called एनोड रेज, ठीक है। या फिर दूसरा नाम क्या बताया, कैनल रेज, या फिर एक नाम और कैनल रेज। पिछली बार पेपर में क्वेश्चन यही पूछा गया था कि भैया कैनल रेज क्या होती है, या उनको कैनल रेज नाम क्यों दिया। तो कैनल रेज उनको नाम इसलिए दिया गया कि वो कैथोड के कैनल से पास हो रही है, ये कैथोड के परफोरेशन से पास हो रही है। एक ऑप्शन था, वही राइट ऑप्शन था। दीज रेज वर कॉल्ड एनोड रेज और कैनल रेज। कैनल रेज क्यों बोलते हैं मैं ऊपर बता चुका हूं। या फिर और पॉजिटिव रेज, इसका दूसरा नाम होता है पॉजिटिव रेज। ये तीन नाम बताए मैंने, एनोड रेज, कैनल रेज और पॉजिटिव रेज। अब देखता है ढंग से, देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर सुनना मेरी बात ढंग से, ठीक है। देखिए आपने पीछे कैथोड रेज पर पढ़ा था, कैथोड रेज पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे इसलिए वो एनोड पॉजिटिव एंड की तरफ भाग रहे थे, ठीक है। एनोड कैथोड रेज पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रखता है इसलिए वो किसकी तरफ भागते हैं, उसके पार्टिकल्स एनोड की तरफ भागते हैं। लेकिन कहता है ये देखिए, ये एनोड से दूर भाग रहा है, एनोड की तरफ नहीं भागा, एनोड से दूर भाग रहा है। एनोड से दूर भाग रहा है मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। या फिर हम लोग ये ले लेंगे, अगर इसके ऊपर ये कैथोड की तरफ आया मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं इसलिए ये एनोड की तरफ नहीं गया, कैथोड की तरफ आया। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एनोड रेज पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। कि एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स because they were found to carry positive charge। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जिसको पता हो वो बच्चा बोले, ठीक है। उसके बाद मैं उस चीज को लिखूंगा। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई बच्चा जब जवाब देना चाहे तो, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं कि आपने जो कैथोड रेज पढ़ी थी वो आप मेरे को बताइए, कैथोड रेज कहां से जनरेट होती हैं। कैथोड रेज कहां से जनरेट होती हैं। मैं आप लोगों को एक बार जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ऐसे तो नहीं बताओगे आप लोग, मुझे पता है, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूं आयुष कुमार जी, आयुष कुमार जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, एक सेकंड रुके, नहीं कर पा रहे होंगे, ओके रुकिए रुकिए। आप कर सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट। आयुष कुमार जी, यस सर। बताइए आयुष कुमार जी। आयुष कुमार जी पूछा गया है कैथोड रेज कौन से एंड से जनरेट हो रही होंगी, नहीं पता। उजेर, यस सर। बताइए उजेर, कैथोड रेज कहां से जनरेट हो रही है। चिराग यादव, चिराग यादव, नहीं पता। जानवी राव, जानवी राव, गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है।
अरुणिमा बताइए। यस सर। कैथोड रेज कौन से एंड से जनरेट होती है? सर नेगेटिव एंड से। कैथोड रेज नेगेटिव एंड से जनरेट होती है। कैथोड रेज कौन सा पार्टिकल देती है रावलिन? सर नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उनको नाम दिया था, क्या नाम दिया था? सर मैं बताऊं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल रहे हैं कि आपने जो जो बच्चे लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ, कि आपने जो बोला अभी क्या कि कैथोड रेज जो है वो कैथोड एंड से जनरेट हो रही होंगी, एनोड रेज जो है वो एनोड एंड से जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने पीछे वाला जब आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे कैथोड रेज वाला, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या बोलता हूँ, आपकी ये रेज जो है वो अपोजिट जा रही है तो एनोड एंड से जनरेट हो रही होंगी। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कैथोड रेज जो है वो तो कैथोड एंड से जनरेट हुई, इसका मतलब एनोड रेज जो है वो एनोड एंड से जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ ऑरिजिन ऑफ एनोड रेज, कि एनोड रेज का ओरिजिन क्या है। तो जो आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि कैथोड रेज कैथोड एंड से जनरेट हुई होगी तो एनोड रेज एनोड एंड से जनरेट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एनोड रेज जो है वो एनोड एंड से जनरेट नहीं होती है। एनोड रेज एनोड एंड से जनरेट नहीं होती। देखिए आप लोग जो लास्ट लेक्चर में थे ठाकुर सर ने आपको बताया होगा कि वहां पर क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो टकराते हैं जब हाई वोल्टेज बैटरी करंट आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो गैसियस मॉलिक्यूल जब आप एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो एनोड एंड की तरफ चले गए। अब मेरी बात ढंग से सुनना, ढंग से सुन लेना। जब किसी एटम में से गैसियस मॉलिक्यूल में से नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा तो उसके ऊपर सिर्फ कैसा बचेगा, सिर्फ कैसा बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ये वही गैस मॉलिक्यूल है जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब में स्टार्टिंग में डाले थे, ये वही गैस मॉलिक्यूल है। सिर्फ आपने क्या देखा, कैथोड रेज में जब इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल गए उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज उन गैसियस मॉलिक्यूल्स पर बच गया, ये वो पॉजिटिव चार्ज है। फिर से बोल रहा हूं, जब आप लोगों ने यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट कराया गैसियस मॉलिक्यूल्स का तो उसके इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बच गया था उन रेज पर, ये वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैं पूरी लिखूंगा। ठीक है, कि हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि these rays are believed to be produced as a result of the knockout मतलब होता है बाहर निकलना, knockout of the electrons from the gaseous atoms, कि जो गैसियस एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये रेज प्रोड्यूस हुई हैं, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज बच गया वो बाय द बॉम्बार्डमेंट। बॉम्बार्डमेंट का मतलब क्या होता है, बॉम्बार्डमेंट मतलब होता है टकराना, कोलिजन करवाना, बॉम्बार्डमेंट। ठीक है, ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स of cathode rays on them। ठीक है, तो अब एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना कि एनोड रेज जो है वो एनोड एंड से जनरेट नहीं होती हैं, कैथोड रेज कैथोड एंड से जनरेट होती है। ठीक है, लेकिन एनोड रेज भी जो है वो वही रेज है, सिर्फ वो निकली कहां से है, कैथोड रेज में से निकली। कहां पर मिलेंगी अब ये, कहां पर जनरेट हुई होंगी, तो देखिए कोलिजन कहां हुआ था, कोलिजन हुआ था कैथोड और एनोड के बीच में, तब वो रेज नेगेटिवली चार्ज हो गई थी।
तो ये कहां पर कोलाइड, कहां पर मिली हुई है? तो लिखिए these rays are not emitted from the anode. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको याद कर रहे हैं ना कि these rays are not emitted from the anode but are produced the space between एनोड एंड कैथोड, कि कैथोड और एनोड के बीच में जो स्पेस है ये रेज वहां पर जनरेट हुई है। ठीक है, कि कैथोड और एनोड के बीच में जो स्पेस है ये रेज वहां पर जनरेट हुई है, ये चीज है। यहाँ पर लिख लिया होगा, अगर राइट डाउन कर लिया हो तो फिर मैं आगे चलूं। यस सर, लिख लिया। यस सर। ठीक है, ओके। अब कहते हैं उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, सॉरी एनोड रेज। थोड़ा सा बच गया था सर। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, कि एनोड रेज की जो प्रॉपर्टी है अब वो पढ़ेंगे। देखिए एनोड रेज के बारे में मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनोड रेज आपने क्या किया, मेरी बात ढंग से सुनना। आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली 60 सेंटीमीटर की, उसके दोनों एंड सील कर दिए, एक एंड पर उसने एनोड फिट कर दिया, एक एंड पर उसने परफोरेटेड कैथोड फिट कर दिया। उसमें डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग गैस लेते हैं, नॉर्मल प्रेशर पर गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर कम करते हैं। प्रेशर कम करने के बाद हम लोगों ने कैथोड रेज की ऑब्जर्वेशन की। अब जब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कैथोड रेज का, तो एक नई टाइप की रेज देखी गई जो कैथोड के अपोजिट जा रही है, सॉरी एनोड से अपोजिट जा रही है। जब वो एनोड से अपोजिट जा रही थी तो बोला गया कि उन रेज पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि एनोड एंड पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो जो पॉजिटिव से दूर भाग रहा होगा इसका मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद बात आई इसके जनरेशन की, तो कहता है ये रेज कैसे जनरेट हुई, तो कहता है ये रेज तब जनरेट हुई जब गैसियस मॉलिक्यूल जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, तो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज बच गया ये वही रेज है, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज बच गया ये वही रेज है। ठीक है भाई, मेरी बात समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग जो है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार बोल सकता है, फिर मैं आगे चल रहा हूं। जिस भी बच्चे को डाउट है यहाँ तक वो अपने आप को अनम्यूट करके बोले, अदरवाइज फिर मैं आगे चल रहा हूँ। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? नो सर। मैं लास्ट लेक्चर मैंने नहीं लिया था इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ अगर यहाँ तक अभी तक जो पढ़ा है आज हम लोगों ने, अगर इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज नहीं है तो एक बार सारे बच्चे थंब इंप्रेशन दीजिए जल्दी से। जानवी वीडियो ऑन करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी, नमन आपको भी हो रही होगी, वंशिका तंवर आपको भी हो रही होगी, है ना, और चिराग चौधरी आपका चलो कैमरा खराब है, रोहित को भी हो रही होगी, हार्दिक को भी हो रही होगी, है ना, क्योंकि आप लोग तो फेस श्रेष्ठ सोनी को भी हो रही होगी, फेस छुपाने में एक्सपर्ट है आप लोग, है ना। चलिए अब पहली जो प्रॉपर्टी है एनोड रेज की, अरुणिमा म्यूट रखिए अपने आप को। पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जैसे कैथोड रेज के बारे में हम लोगों ने बोला था कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, उसी तरह एनोड रेज जो है वो भी स्ट्रेट लाइन में चलती है। These rays travel in a straight line. Straight line.
ठीक है। अब कहता है स्ट्रेट लाइन का हम लोगों को पता कैसे चला था, कैथोड एंड पे पता कैसे चला था कि आप लोगों ने बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दो, अगर उसकी शैडो जस्ट उसके पीछे बन रही है तो हम लोग बोल देते हैं कि वो रे स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर है। उसके बाद बोलता है, एक सेकेंड रुके, कि सेकेंड these rays are made up of material particles। ये रेज जो है, जैसे कैथोड रेज के बारे में बोला था कि वो रेज जो है वो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी है, उसी तरह से एनोड रेज के बारे में भी हम लोग यही बात बोल रहे हैं कि these rays are made up of, सॉरी एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, है ना, कोई बटन दब गया मेरे से। एक सेकेंड भाई, है ना, एक सेकेंड, ये क्या हो गया गलती से। एक सेकेंड, एक सेकेंड करें, रुके एक बार। अभी भी आ ही रहा है। सर अभी तो 5 मिनट्स में मीटिंग ओवर हो जाएगी। कोई बात नहीं गुड़िया, दोबारा शुरू हो जाएगी, है ना उज़ैर, दोबारा शुरू हो जाएगी भाई। यस सर। ठीक है, ओके सर। अब इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमने पहले बोला कैथोड रेज जो है वो कैथोड एंड से जनरेट हुई है, एनोड रेज जो है वो एनोड एंड से जनरेट हुई है। दो प्रॉपर्टीज हम लोग लिख चुके थे, पहली कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन, सॉरी एनोड रेज स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, और दूसरा एनोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो लिखते हैं, वो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब एक चीज यहां पर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलाइक कैथोड रेज द चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो जिसे हम लोग E बाय M भी बोलते हैं, E मतलब चार्ज, M मतलब मास, चार्ज बाय मास रेशियो is found to be different, sorry, found to depend found to be different for the particles
constituting anode rays कि चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू इसकी एन कैथोड रेज से अलग होगी when different gases are taken in discharge tube। अब इस लैंग्वेज को मैं शॉर्ट वे में बोलता हूं कि अगर आप गैस अलग लोगे, अगर आप गैस अलग अलग लोगे तो यहां पर एनोड रेज में जो चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू है वो भी अलग अलग आएगी। मतलब यहां पर हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि E/m जो है, E/m नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है कि जो आप गैस ले रहे हो उस डिस्चार्ज ट्यूब में, उस पर डिपेंड करता है एनोड रेज के केस में। कैथोड में ऐसा नहीं होता, एनोड में E/m किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस में। ठीक है, ओके। अब कहता है पांचवी जो प्रॉपर्टी है, क्या है वो, कि the value of charge on the particles also depend upon nature of gas in discharge tube। कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है उसके ऊपर ही चार्ज का नेचर पे डिपेंड करेगा। चार्ज कितना होगा वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपने गैस कौन सी ली है। ठीक है, मतलब एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज हो उसको एक पे इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना था, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻⁹ पीछे पढ़ लिया होगा। तो जितना आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना, इसलिए ये बोल रहा है। क्यों मैंने ये बोला नेचर ऑफ गैस, क्योंकि हर एक गैस की टेंडेंसी अलग अलग होगी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की। किसी की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की तो एक पॉजिटिव आएगा, किसी की टेंडेंसी दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के दो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बोलते हैं छठा, द मास ऑफ द पार्टिकल। मीटिंग ओवर हो जाए जब बता देना मेरे को। अभी चल रही है? यस सर। यस कितनी देर बची है? सर 1 मिनट। Okay. The mass of the particle constituting the anode rays is, तो हम लोगों ने ये लिखे हैं, क्या लिखा है भैया, कि मास ऑफ द पार्टिकल हो, चार्ज ऑफ पार्टिकल हो और या फिर E/m रेशियो हो, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस पर कि आप गैस कौन सी ले रहे हो। अब कहता है ये एक्सपेरिमेंट जब आगे किया गया तो इसमें एक्सपेरिमेंट में कौन सी गैस ली गई डिस्चार्ज ट्यूब में, क्योंकि वैल्यूज तो निकालनी थी। तो वैल्यूज निकालने के लिए फर्दर स्टडी के लिए हम लोगों ने कहा कि जब हाइड्रोजन गैस लेते हैं, when hydrogen gas is taken in discharge tube, when hydrogen gas is taken in discharge tube, जब हाइड्रोजन गैस ली गई डिस्चार्ज ट्यूब में, क्यों, क्योंकि इसका मिनिमम मास होता है, इसका जो मास होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोजन का मिनिमम मास होता है, लाइटेस्ट चार्ज पार्टिकल है, इसलिए हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस। आप सब लोगों को पता है हाइड्रोजन गैस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन गैस सबसे लाइट पार्टिकल है,
ठीक है, सबसे कम मास होता है और स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा, मैं एक चीज यहाँ पर लिख रहा हूं अभी, चार्ज ऑन प्रोटॉन, मैंने नाम इसको अभी दे दिया है, मैं ये बाद में लिखूंगा कि इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स बोल रहे थे कि एनोड रेज में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग प्रोटॉन्स कहते हैं। तो इस प्रोटॉन पर, हाइड्रोजन के ऊपर कितना प्रोटॉन होता है? एक ही प्रोटॉन होता है, तो चार्ज कितना होगा? वही जितना इलेक्ट्रॉन पे, कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये 1 यूनिट चार्ज है, ठीक है। मैंने वेटिंग रूम वही नहीं कर रखा, आप आराम से आ सकते हैं, इसमें कोई वही नहीं। वेटिंग रूम ऑन ही नहीं है मेरे भाई। किरण सारस्वत आपने ज्वाइन कर लिया? वेटिंग रूम ऑन ही नहीं है भैया, आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 होती है। और एक चीज और लिख रहा हूं यहाँ पर कि 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU। ESU मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU। ये ESU वाला चार्ज जो है वो आपका CGS में होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये जो होता है वो SI यूनिट में होता है, ठीक है। ओके, अब कहता हूं कि जो E/m वैल्यू है, चार्ज बाई मास रेशियो की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ E/m, वो कितने निकाली गई? वो निकाली गई 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कूलम्स पर ग्राम। 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कूलम्स पर ग्राम। अब अगर मैं मास की वैल्यू निकालना चाहूं, मास ऑफ प्रोटॉन, या मास ऑफ प्रोटॉन बोल रहे या मास ऑफ ईच पार्टिकल बोल रहे, मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे? E/m। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। E/m की वैल्यू कितनी है? 9.58 इंटू 10 की पावर 4। इसको सोल्व कीजिए, वैल्यू बताइए मेरे को कितनी आएगी। इसको सोल्व करके वैल्यू बताइए कितनी आएगी? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम वैल्यू आएगी। 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम इसकी वैल्यू आएगी। ये 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24, ये जो मास है इज ग्राम, इज नियरली सेम as the mass of hydrogen atom। देखिए, आपने हाइड्रोजन गैस ली तो हाइड्रोजन का ही मास आपको मिलेगा, दूसरी गैस लोगे तो उसका मास आ जाएगा। इसीलिए तो बोला कि मास की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? आपके नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी, गैस का नेचर कैसा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन था इसलिए 1 यूनिट चार्ज था। मान लीजिए कोई दूसरी गैस ले लेते हैं, उसमें 2 प्रोटॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। इसलिए चार्ज की वैल्यू या E/m की वैल्यू या मास की वैल्यू वो किस पे डिपेंड करती है? आपने जो गैस ली है उस पे, ठीक है। तो मास ऑफ ईच पार्टिकल यहाँ पर जो कितना है 1.67 × 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अब कोई कहेगा सर जी हाइड्रोजन तो 1 होता है, तो 1 AMU। सर हाँ जी सर एक बार 6 पॉइंट दिखा दो। एक सेकंड, 5th पॉइंट, नो सर 6th पॉइंट, जल्दी देखो। सर हो गया। हो गया? ओके, ठीक है।
तो आप ये यहाँ पर कोई कहेगा कि मास ऑफ हाइड्रोजन सर वन होता है, तो 1 AMU होता है या फिर 1 U मतलब यूनिफाइड मास, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, याद करो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हमारे पास आई है। इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग प्रोटॉन्स कहते हैं। ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर मिले हैं, इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग प्रोटॉन्स कहते हैं। These positively charged particles constituting anode rays are called, क्या कहते हैं इन्हें, प्रोटॉन्स कहते हैं। अब कहता है अगर यहाँ पर प्रोटॉन को डिफाइन करना हो तो प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो प्रोटॉन की डेफिनेशन ये हो जाएगी भाई, प्रोटॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल जिसके ऊपर कितना चार्ज होता है, अभी बताया हमने। अगर हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं उसी के हिसाब से डेफिनेशन दे रहे हैं, विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हैज ए मास nearly equal to that of हाइड्रोजन एटम। इसका जो मास होता है वो किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन एटम के बराबर उसका मास होता है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसका मास जो है वो किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है। यहाँ तक किसी सर थोड़ा सा, कोई बात सर नहीं, थोड़ा सा नीचे कर दो, स्क्रॉल डाउन में लिखा नहीं है। कोई बात नहीं, 4th पॉइंट दिखा देंगे अभी। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो? देखिए आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या याद रखना है आपको। सबसे पहली बात याद रखनी है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी, यानी कि यहाँ पर एनोड रेज की डिस्कवरी किसने की थी? वीडियोस ऑन रहे सबकी। सबसे पहली बात कि ये एनोड की डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहली बात ये आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, एनोड की डिस्कवरी के बाद आपको यहाँ पर प्रोटॉन पर चार्ज पता होने चाहिए। तीसरी बात, आपको यह पता होना चाहिए कि E/m की वैल्यू यहाँ पर कितनी लिखी है हमने। प्रोटॉन के लिए E/m की वैल्यू कितनी लिखी है वो आपको पता होनी चाहिए। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बात आप लोग याद रखें। क्या क्या? प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है, E/m की वैल्यू कितनी है, और मास ऑफ प्रोटॉन आपका कितना आया है। ठीक है। अगली बात जो आप लोगों को याद रखनी है कि प्रोटॉन एनोड रेज जो है वो एनोड एंड से जनरेट नहीं होती है। वो कहां पर जनरेट होती है? वो कैथोड और एनोड के बीच में जो स्पेस है वहां पर जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है कि कैथोड रेज के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद चार्ज बचता है वो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी को हम लोग एनोड रेज बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। मेरी बात समझ गए? यस सर। अब लास्ट के लेक्चर में जो बच्चे थे, जब ठाकुर सर ने लेक्चर लिया था उस टाइम जो बच्चे प्रेजेंट थे वो एक बार हाँ थंब इम्प्रेशन दे अपना। सर बीच के लेक्चर में आए थे। चलो कोई बात नहीं, बीच के लेक्चर में आए हो, कहीं भी आए हो, ठीक है। तो मैं जो पॉइंट लिखूंगा हो सकता है कि वो पॉइंट आपको आता हो और हो सकता है वो पॉइंट आपको नहीं आता हो, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो पॉइंट लिखें। ओके, चलिए तो नोट करके जो पॉइंट लिखना है, साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। सबसे पहला पॉइंट जो है आज का,
सर थोड़ा सा कर दो सर, नीचे लिखा नहीं है अभी। कौन से पॉइंट पे लिखना राजन? सर ये लास्ट पॉइंट रह रहा है बस। चलो जैसे मैं बस यहाँ बहुत तक है। कर देता हूँ, जल्दी लिखने के बारे में बोल देना सर लिख लिया। सर हो गया। हो गया भाई? यस सर। ठीक है, देखिए तो आज का नोट नंबर 1 जो है वो क्या है? पहला नोट है कैथोड रेज, दोनों के ही लिखवाऊंगा, कैथोड और एनोड के। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस X-rays. Cathode rays can produce X-rays when they strike with metal surface. I don't know आप लोगों ने ये पॉइंट लिखा है या नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो अब लिख लीजिए, और लिख लिया है लिखा तो है लिखिए। टंगस्टन और कॉपर का, टंगस्टन और कॉपर। क्या सर ये पॉइंट सर टंगस्टन और कॉपर के ऊपर से सर जब ये डिफ्लेक्ट होती है तो सर वो एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। कोई बात नहीं। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स-रेज व्हेन दे स्ट्राइक विद मेटल सरफेस, जो भी सर आप, लिखवाया। कोई बात नहीं, मैं जो लिखवा रहा हूँ वो अलग है थोड़ी सी। तो यहाँ पर एक चीज बताई गई, दैट इज क्या, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू, इसे न्यू बोलते हैं, ये वी नहीं है, वी आपका ऐसे होता है, ये मैंने ऐसे बनाया न्यू, ठीक है, न्यू एन यू न्यू, ठीक है, इस इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। ये एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि न्यू इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी, वेयर यहाँ पर न्यू क्या है, where nu is frequency of X-rays. आरुष ये तो नहीं लिखा होगा ना? आरुष नहीं सर। ठीक है, Z जो है दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए यहाँ पर न्यू जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। A एंड B आर कांस्टेंट है, A एंड B क्या है, आर कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या बोलता है कि जैसे ये आपका कोई एलिमेंट है, ये आपका कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z। जब कैथोड रेज इससे टकराती हैं तो ये आप लोगों को एक्स रेज देता है, यही लिखा है हम लोगों ने पॉइंट में। तो उस एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी, ठीक है। वहां पर Z जो है दैट इज एटॉमिक नंबर, A एंड B जो है आर कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, ढंग से देख लेना उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, when cathode rays incident on metal surface, they produce X-rays। ये तो कहोगे सर ये तो ऊपर लिख लिया, तो क्वेश्चन अब शुरू होगा, ठीक है। When cathode rays incident on metal surface, they produce X-rays of frequency 2500
सेकंड इनवर्स। यस, सेकंड इनवर्स है 2500 सेकंड इनवर्स। व्हाट इज द atomic number of element, what is the atomic number of element if A equal to B equal to 1? बहुत ही आसान है, एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, ए और बी की वैल्यू बता रखी है। जिस बच्चे का हो जाए वो आंसर बोल देगा एक बार। जिस बच्चे का हो जाए वो आंसर बोल देगा एक बार। नहीं हो रहा? 51 एक बच्चे ने बोला, नाम बताइए अपना। 51 सर। सर एक आरुष। बच्चे ने बोला, बाकी? सर आरुष मैंने। अब देखिए भाई, न्यू की वैल्यू हम लोग रखे हैं, न्यू की वैल्यू कितनी है? 25 2500। ए की वैल्यू हम लोगों को बताई गई 1, जेड माइनस बी की वैल्यू कितनी बता दी? 1। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, कितना आएगा? 50। 50 इक्वल्स टू जेड माइनस 1। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? जेड की वैल्यू आ गई 51। बोलो, सबका हो गया? Excuse me, sir. Sir, my net is exhausted and I cannot be connected with this video any longer. एक सेकेंड, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? बोलो बच्चा, बोल रहे हो जो? मयंक जी बोलिए। सर वो बोल रहा था उसका नेट पैक खत्म हो गया, अब वो मीटिंग लीव करनी होगी उसको। यार एक बात मेरे को तो समझ में नहीं आती, इतनी जल्दी नेट कैसे Sir? खत्म हो जाए? Yes, sir. Sir, my net is exhausted and I cannot be connected with this video any longer. कोई दिक्कत नहीं बेटा, लीव कर दीजिए। सर वीडियो ऑन करने से बहुत नेट लेता है वो। ऐसा कुछ नहीं है। चलें भाई? ओके, कोई बात नहीं, उसका नेट पैक खत्म हो गया तो वो लीव कर रहा है, क्या दिक्कत है? ओके, अब देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी एक पॉइंट लिखवाया था, मैं सेकंड नोट पर आ रहा हूं। तो सेकंड नोट क्या है? मैंने स्टार्टिंग में भी जब मैंने लेक्चर लिया था तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन was discovered on the basis of, कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। किसके द्वारा किया गया था? R.A. मुलिकन के द्वारा किया गया था। R.A. मुलिकन के द्वारा वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूं, आपको पता होगी वो सब चीज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। भाई 3 मिनट बाद मीटिंग लीव कर देंगे हम लोग। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, ये एसआई यूनिट में है, सीजीएस में कितना होगा? 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU। ठीक, ये आप लोगों ने लिखा है। ओके, अब कहता है अगर आपको मोलर चार्ज पूछ ले, आज का लास्ट पॉइंट है ये, मोलर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मोलर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मतलब बताऊं क्या है? मोलर चार्ज का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूछ लिया गया। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पीछे जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वहां पर भी हम लोगों ने किया था, मोल पूछ लिया तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, अवागाड्रो नंबर से। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा Na से, दैट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये आ जाएगा 956 डबल सॉरी ये आ जाएगा 96500, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। इसे बोलते हैं 1 फैराडे। एफ मतलब फैराडे। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 96500 कूलम, जिसे हम लोग 1 फैराडे बोलते हैं। ठीक है, ओके।